चलो शुरुआत करते हैं। जो हमारा अनुपात समानुपात का बचा हुआ क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन और करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर के आगे जितने भी सीजीटेट हुए हैं और शिक्षक भर्ती हुए हैं, उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए थे सबको हम सरल करेंगे। ठीक है, चलो पढ़ दो। प्रश्न क्रमांक 31वां। 950 रुपये की धनराशि को ए, बी और सी के बीच 5:11:3 अनुपात में विभाजित किया जाता है। सी और ए के हिस्से के बीच का अनुपात है। 950 रुपए की धनराशि को ए, बी और सी के 5:11:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो बी और ए के हिस्से के बीच का अनुपात क्या है, ये कहा गया है। ठीक है, हमको धनराशि बताई हुई है और साथ ही साथ हमको कहा गया है कि उनके बीच का, यानी ए, बी और सी के मध्य जो अनुपात है, यानी हम कह सकते हैं ए, बी और सी के मध्य कितने का अनुपात है, 5:11:3। ठीक है, ये हमारा अनुपात दिया गया और कहा गया है कि 950 रुपए की धनराशि को ए, बी और सी के बीच में जो है कन्वर्ट किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, अब देखो अंत में हमको क्या कहा गया है, बी और ए के हिस्से, है ना, बी और ए के हिस्से के बीच का अनुपात क्या होगा। तो भले ही इसमें 950 रुपए की धनराशि दिया गया है, लेकिन हमको निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो 950 रुपए को अगर हम तीनों को करके बांटे, है ना, तीनों, मैं एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट कैसे बनेगा ये भी बता दूंगा। ठीक है, अब तीनों की राशि हमारी कितनी दी हुई है, 950 रुपए, है ना। 950 रुपए की धनराशि को तीनों में जो है बांटा गया है। अब तीनों में बांटा गया है मतलब 5:11:3 में। अब जोड़ दो इसको, 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14, और 14 और 5 19, यानी 19 का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, 950 के। तो एक रेशियो किसके बराबर होगा, 19 पंचे 95, यानी 50 रुपए के बराबर होगा। अब कहा गया है कि बी और सी, बी और ए के हिस्से का जो अनुपात है वो कितना होगा। बी और ए के हिस्से का अनुपात, तो बी का कितना दिया हुआ है, 11, और एक रेशियो का मान हमारा 50 है, तो 11 रेशियो का कितना हो जाएगा, 11 गुणित 50 बटे अनुपात हमको निकालना है बी और ए के हिस्से के बीच का अनुपात, तो हम क्या लगा देंगे, बटे लगा देंगे। फिर कहा गया है ए के हिस्से का, तो कितना है ए के हिस्से का, 5 रेशियो है, तो 5 रेशियो का कितना हो जाएगा, 5 गुणित 50, है ना। यहाँ से 50-50 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 11:5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमको करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले से ही हमारा अनुपात दे दिया गया है, तो हम डायरेक्ट बी और ए के हिस्से का अनुपात हमको पूछेगा तो 11:5 सीधा हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर इस तरीके से नहीं दिया जाता तो आप ऐसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 11:5। चलो अगला पढ़ दो, प्रश्न क्रमांक 32वां। ए और बी सोने और तांबे के दो मिश्रण 7:2 और 7:11 में ठीक है, तैयार किया जाता है। यदि बराबर मात्रा में मिश्रणों ए और बी को मिलाकर एक तीसरा मिश्रण सी तैयार होता है, तो मिश्रण सी के सोने और तांबे के बीच अनुपात होगा। ठीक है, जैसे दूध और पानी का मिश्रण वाला हमने पढ़ा था, सेम वैसा ही है। क्या कहा गया है प्रश्न में कि ए और बी सोने और तांबे के दो मिश्रण 7:2 और 7:11 के अनुपात में क्रमशः तैयार किया जाता है। ठीक है, कहा गया है कि यदि बराबर बराबर मात्राओं में मिश्रणों को, कौन कौन से मिश्रण, ए और बी को अगर मिलाया जाता है, सोने और तांबे को अगर बराबर बराबर मात्राओं में मिलाया जाता है, तो एक तीसरा मिश्रण सी जो है तैयार होता है। तो हमको बताना है कि उस मिश्रण सी में सोने और तांबे का जो मिश्रण है वो कितने अनुपात में होगा। ठीक है, सबसे पहले तो दो राशियां हमको दिया गया है, एक तो ए हमको दिया गया है और दूसरा बी। ए में सोने और तांबे का जो अनुपात है ना, ए में सोने और तांबे का जो अनुपात है वो कितना दिया है, 7:2, और बी में कितना कितना दिया है, 7:11, ये हमको दिया गया है। तो इस तरीके से दो अनुपात अगर दिया जाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देंगे, कितना आएगा, 7 और 2 9 आ जाएगा। ठीक है, और इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है हमारा, हम क्या करेंगे, पहले बराबर करेंगे। तो 9 में किसका गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा।
तो इस पूरे अनुपात में भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा। अब कर दो 2 का गुणा, 2 सत्ते 14 अनुपात 2 दूने 4। अब ये तो हमारा 18 है ही, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, 7 अनुपात 11। अब देखो 14 4 भी 18 होगा और 11 और 7 भी हमारा जो है कितना होगा, 18 होगा। फिर क्या कहा गया है, फिर क्या कहा गया है कि यदि बराबर बराबर मात्राओं में मिश्रणों को मिलाया जाए और मिश्रण को मिला करके, मिश्रण मतलब कौन कौन सा, ये हमारा सोना है और ये हमारा तांबा है। पहला वैल्यू सोने का है, दूसरा तांबा, इसमें भी पहला सोना और दूसरा तांबा है ना। तो अगर इन दोनों में से बराबर बराबर मात्रा में जो है किसको मिलाया जाए, सोने और तांबे के मिश्रण को बनाया जाए, तो एक तीसरा मिश्रण क्या तैयार होता है, सी जो है तैयार होता है। तो इसी को हमको बताना है कि इसका अनुपात कितना होगा। तो इस तरीके से वैल्यू जब हमारा बराबर हो जाता है, हम क्या कर देते हैं, इनको आपस में जोड़ देंगे और इनको आपस में जोड़ देंगे। जोड़ दो, 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21 अनुपात 4 और 11 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 18। तो 21 अनुपात 18 हो गया। ये कट जाएगा क्या, 3 सत्ते 21 और 3 छको 18। तो इसलिए 4 और 11 15 कितना हो जाएगा, 7 4 11 21 हो जाएगा, 11 और 4 अच्छा 15 है, ठीक है। चलो 15 कितना हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 पंछे 15, कितना आ गया, 7 अनुपात 5। ठीक, तो ये हमारा था। चलो अगला पढ़ दो, प्रश्न क्रमांक 33वां। इन संख्याओं का योग 105 है, यानी पहली और दूसरी के बीच का अनुपात और बाकी तथा दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात 4 अनुपात 5 है, तो दूसरी संख्या निकालें। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 33वां। ठीक है, देखो क्या कहा गया है, 3 संख्याओं का योग 105 है, यदि पहली और दूसरी के बीच अनुपात 2 अनुपात 3 तथा दूसरी और तीसरे के बीच अनुपात 4 अनुपात 5 है, तो दूसरी संख्या क्या ये बन जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, तीनों का अनुपात निकालना है, ए बी सी तीनों का जैसे ही मिला सबके अनुपात को जोड़ देंगे और जोड़ करके 105 दिया है उसका रेशियो, तो जो भी आएगा उसका रेशियो कितना है, उसका मान जो है टोटल वैल्यू 105 है, तो एक रेशियो का निकाल लेंगे, फिर प्रत्येक का अलग अलग निकाल लेंगे। फिर क्या पूछा है, दूसरी संख्या निकालो, यानी बी का मान जो है निकालना है, तो निकाल लोगे, एकदम सरल है। चलो अगला बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 34वां देखो, 3 संख्याओं का योग 275 है, यदि पहली और दूसरे के बीच अनुपात 3 अनुपात 7 तथा दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात 2 अनुपात 5 है, तो दूसरी संख्या निकालो, ये भी बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक 35वां देखो, यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 7 और सी अनुपात डी 3 अनुपात 5 है, तो ए बी सी डी निकालो, बन जाएगा, मैंने तरीका बताया था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न क्रमांक 36 पढ़ दो, अब ये अलग है। 36 के बाद एक तो और लास्ट देखेंगे इस चैप्टर का, 37 नंबर क्वेश्चन है ना। उसके बाद आपका अच्छा 36 और 37 तो लगभग सेम है, तो एक 36 और 37 में से किसी एक को कर लेते हैं, फिर दूसरा को बना लेना। बाकी क्वेश्चन लगभग सेम है, जो हमने बताया था उसको बना करके देखना। ठीक है, अगर कोई समस्या आता है तो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। उसके बाद हम लोग जैसे ही ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जैसे ही इसको हम करेंगे उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर में क्या क्या सवाल आते हैं इस चैप्टर से, भाई ये तो जानना जरूरी है अपने को, है ना, कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलो प्रश्न बताओ, प्रश्न क्रमांक 36 पढ़ दो, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। चलो, एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है और खरगोश के 7 छलांगों के बदले 6 छलांगे लगाता है। ठीक है, यदि शिकारी कुत्ते के 5 छलांगे खरगोश के 6 छलांगों के बराबर है, तो दोनों की गति की तुलना करें। ठीक है, क्या करता है एक शिकारी, ये छलांग वाले क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछे जाते हैं, इसको टिक कर लो आप लोग। ठीक है, चलो, एक शिकारी कुत्ता क्या करता है, एक खरगोश का पीछा करता है, मतलब खरगोश और कुत्ता आपस में दौड़ रहा है। ठीक है, खरगोश 7 छलांग लगाता है, जैसे बंदर वाला नहीं आता था, बंदर वाला क्वेश्चन, बंदर इतना छलांग लगाता है फिर इतना लगाता है, ऐसे वाला सेम वही है, बस इसमें कुत्ता और खरगोश कहा गया है। ठीक है, तो क्या करता है, खरगोश के 7 छलांगों के बदले वो जो कुत्ता है शिकारी कुत्ता, वो कितने छलांगे लगाता है, 6 छलांगे लगाता है। यदि शिकारी कुत्ते के 5 छलांग, ठीक है, खरगोश के 6 छलांगों के जो है बराबर है,
तो दोनों की गति की तुलना करना है, यानी दोनों की गति के बीच में अनुपात हमको निकालनी है। मतलब क्या समझ में आ रहा है? जो खरगोश और शिकारी कुत्ता आपस में 6 छलांग या 7 छलांग कूद रहा है, वह क्या है? उसके द्वारा तय की गई दूरी है। भाई मैं यहां से यहां तक अगर कूद जाऊंगा तो मेरे द्वारा तय की गई दूरी होगी वो, है ना। फिर क्या कहा गया है कि उनके छलांगों के बीच में, अगर दोनों के 5 छलांगे और खरगोश के 6 छलांगे बराबर है, तो उनके गति की तुलना करना है, यानी अनुपात जो है निकालना है। अब मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि जो हमारा गति है, ठीक है, पहला हमको क्या दिया है? शिकारी कुत्ता। तो मान लेते हैं कि जो हमारा शिकारी कुत्ता है उसकी गति, शिकारी कुत्ता, ठीक है, इसकी गति हमारा क्या है? मान लेते हैं x है। और जो खरगोश है हमारा, ठीक है, खरगोश, इसकी गति हम मान लेते हैं क्या? y है, ठीक है। अब कहा गया है प्रश्न में कहा गया है कि 7 छलांगों के बदले 6 छलांगे लगाता है यदि शिकारी कुत्ते के 5 छलांग, ठीक है, शिकारी कुत्ते का 5 छलांग यानी 5x। भाई गति को गुणा कर देंगे अपन, गति को गुणा कर देंगे, ठीक है। किसके बराबर है? कहा है खरगोश के कितने छलांग? 6 छलांगों के बराबर है, 6y। तो हमको दिया गया है प्रश्न में पहले से कि इसके 5 छलांग इसके 6 छलांगों के जो है क्या है? बराबर है। ठीक, ये समझ में आ गया यहाँ तक कैसे आया? अनुपातिक रूप में यहाँ पे दिया हुआ है। फिर क्या कहा गया है कि उसका पीछा करता है और 7 छलांगों के बदले खुद 6 छलांगे लगाता है। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ तक। अब किसी एक की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6/5 इंटू वाई। ये एक कंडीशन मान लेते हैं इसको, आगे ये हमारा जब हम सरल करेंगे इसको तो ये हमारा आएगा, ठीक है। अब देखो अनुपात हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम दूरी देख लेते हैं कि इनके बीच की जो है दूरी कितनी हो सकती है, ठीक है, इनके बीच की जो है दूरी कितनी हो सकती है। तो चाल यानी गति हम किसको कहते हैं? गति बराबर क्या होता है जानते हो आप सभी? दूरी बटे समय। कितनी दूरी उस समय में तय की गई, ये हमारा क्या कहलाता है? उसकी गति या चाल हम जिसको कहते हैं, है ना। तो अगर मैं इसका चाल या फिर गति जो है निकालता हूं, ठीक है सर, सबसे पहले निकाल दो आप शिकारी कुत्ते का। तो x हमने x जो है हमने उसकी जो है छलांग को जो है माना था इतना है करके, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमारा देखो कितना है, इसका वैल्यू हमारा देखो कितना है, इसका वैल्यू हमारा सबसे पहले देखो क्या दिया गया है कि शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है और 7 छलांगों के बदले खुद 6 छलांगे लगाता है, ठीक है। खरगोश के 7 छलांग, तो कुत्ते का कितना हो जाएगा हमारा? 6। तो ये हो जाएगा 6x बटे समय तो हमको मालूम नहीं है तो t मान लेते हैं कुछ भी, ये इसकी गति हो जाएगी। और इसी तरीके से दूसरे की गति कितनी हो जाएगी? दूसरे की गति हो जाएगी 7y बटे क्या हो जाएगी? t हो जाएगी। दूसरे की क्या हो जाएगी? 7y बटे क्या हो जाएगी? t हो जाएगी। अब अनुपात हमको क्या करना है? आखिरी में दोनों की गति की जो है क्या करनी है? तुलना करनी है, ठीक है। दोनों की गति की क्या करनी है? तुलना करनी है। तुलना करनी है मतलब दोनों के बीच में अनुपात हमको निकालना है। ये हो गया हमारा शिकारी कुत्ते का, ये हो गया हमारा खरगोश का। दोनों के बीच में अनुपात कर दो तो यहाँ से हो जाएगा 6x बटे t अनुपात यानी बटे 7y बटे t। अब देख लो, अब इसको ऊपर नीचे करेंगे तो कैसे सरल होता है? ये 6x बटे t हो जाएगा, गुणित t ऊपर चल देगा, t बटे क्या हो जाएगा? 7y आ जाएगा। इस तरीके से जब भी हम बटे को गुणा में चेंज करते हैं तो अंश हर में, हर जो है अंश में चला जाता है। अब यहाँ से टी कैंसिल हो गया हमारा, 6x बटे 7y यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। क्या बच गया हमारा यहाँ पे? 6x बटे 7y बच गया। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने यहाँ निकाला था तो इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे? पुट कर देंगे x की वैल्यू को। तो यहाँ पे 6 गुणित x की जगह हम क्या लिखेंगे? 6 बटे 5y, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 बटे 5 इंटू वाई, पूरे का बटे हमारा 7y दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो y से y हमारा कट गया, y से y हमारा कट गया, 6 छक्का 36 और 5 नीचे के साथ गुणा हो जाएगा, 7 पंचे 35। तो कितना आ जाएगा? 36:35। कितना आ जाएगा? 36:35। और यही इसका क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि और बताना है? एक बार बता देता हूँ, चलो
शुरू से देखो, ठीक है। यहाँ पे हमारा शिकारी कुत्ता था, ठीक है, यहाँ पे हमारा खरगोश था। कंडीशन में हमारा कहा गया है दूसरे कंडीशन में कि शिकारी कुत्ते के 5 छलांग खरगोश के 6 छलांगों के बराबर है, ठीक है। 5 छलांग यानी जो भी उसका दूरी है ना, 5 छलांग वो उसके 6 छलांगों के बराबर है। तो हमने x और y इनके लिए मान लिया, ठीक है, x और y इनके लिए मान लिया। तो कहा गया है कि 5x बराबर हमारा 6x, ये कंडीशन में हमने मान लिया। फिर x की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट कर ली कि 6/5y होता है, ठीक है। अब देखो गति बराबर हम क्या समझते हैं, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी हमारा क्या हो गया, अब ये पहला कंडीशन, ये वाला कंडीशन तो आपका बराबर है, ये दूसरा दिया हुआ है क्वेश्चन में। पहला हमको कहा गया है कि शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है और खरगोश के 7 छलांग के बदले खुद 6 छलांग लगाता है। तो 6x/t किसका हो जाएगा, शिकारी कुत्ते का जो गति है वो हो जाएगा, और ये जो गति है ये किसका हो जाएगा, खरगोश की गति। अब दोनों का अनुपात बोला है कि दोनों के गति की तुलना करिए, तुलना करना मतलब दोनों का अनुपात निकालना। तो हमने शिकारी कुत्ते का अनुपात क्या कर दिया, खरगोश का। तो अनुपात करेंगे तो यहाँ से t और t कैंसिल हो जाएगा, 6x/7 वही आया। हमने यहाँ से x की वैल्यू कंडीशन माना था, हमने x को जो है क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ से 6×6 = 36 और 7×5 = 35, यानी 36:35 हमें मिल गया। सेम क्वेश्चन 37 है, तो इसको भी आप बना करके देखिएगा, सेम टू सेम बनेगा, ठीक है, क्लियर। चलो, तो यहाँ तक ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम करते हैं जो प्रीवियस ईयर हमारे प्रश्न पूछे गए हैं उसको, कि आखिर कौन कौन से सवाल आपके पूछे जाते हैं। चलिए मैं लिखवाते जाऊँगा प्रश्नों को, आप लोग जो है लिखते जाइएगा, उसके बाद हम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। शिक्षक भर्ती में किस प्रकार से सवाल आपके पूछे जाते हैं, साथ ही साथ आपके CGTET में किस तरीके से सवाल, केवल इसी चैप्टर से जो सवाल आए रहेंगे उसी को हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेवल भी पता चलेगा कि किस तरीके से जो है आपके सवाल पूछे जाते हैं। चलो प्रश्न लिखो, प्रश्न क्रमांक पहला डाल लो। ये आपके शिक्षक भर्ती 2019 में पूछा गया सवाल था, 2019 या 23 में पूछा गया था। चलो लिखो, वह संख्या जिसे 3:5 अनुपात वाले, 3:5 कहाँ हूँ, मतलब आप लोग अनुपात का चिन्ह लगा करके लिखना, ठीक है। वह संख्या जिसे 3:5 अनुपात वाले दो पदों में, 3:5 अनुपात वाले दो पदों में प्रत्येक में जोड़ने पर, दो पदों में प्रत्येक में जोड़ने पर अनुपात 5:7 जो है हो जाता है। प्रत्येक में जोड़ने पर अनुपात 5:7 हो जाता है। देखो, मतलब कहा गया है कि वह संख्या कौन सी है जिसमें 3:5 अनुपात वाले दो पदों में प्रत्येक में जोड़ने पर अनुपात 5:7 हो जाता है। यानी 3:5 में हम क्या जोड़ें कि उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 और 7 हो जाएगी। तो 3 में 2 जोड़ देने से 5 हो जाता है, और 5 में 2 जोड़ने से 7 हो जाता है। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये तो एकदम सरल था, देख करके बताने वाला है ना। आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं 13, 8, 15 और इनमें से कोई नहीं, है ना। तो 13, 8 और 15 तो होगा नहीं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलो अगला, ये आपके शिक्षक भर्ती में पूछा गया सवाल था, कितना सरल आया था, है ना। हमने बहुत सारे कठिन सवाल किए हैं, है ना, लेकिन उसके एवज में अगर इसको देखा जाए तो बहुत ही सरल सवाल आपके पूछे गए थे। ये जो है आया था 2019 के आपके शिक्षक भर्ती वाले सवाल, ठीक है। 2019 में जो है ये पूछा गया था, अभी जो हमने करा वो 2019 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से सवाल आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लिखिए अगला प्रश्न, A, B और C के मासिक वेतन का अनुपात, A, B और C के मासिक वेतन का अनुपात, A, B और C के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। 2:3:5, 2:3:5 है। यदि C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से
यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 900 रुपए अधिक है। ये वर्ग 2 का सवाल है, ठीक है, वर्ग 2 में आया था 2019 में। चलो, यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 900 रुपए अधिक है, ए के मासिक वेतन से 900 रुपए अधिक है, तो सी का मासिक वेतन कितना होगा? तो सी का मासिक वेतन कितना होगा? देखो कितना सरल सवाल पूछा गया था, ठीक है, 2019 में भी आया था, वर्ग 2 में आया था ये सवाल, ठीक है। तो वर्ग 2 में भी आपके बहुत सिंपल सवाल जो है पूछा गया था, तो इसमें कोई कठिन सवाल नहीं आता है, बस समझना है और बनाना है, ठीक है। देखो बन जाएगा क्या? बना लोगे क्या? सरल क्वेश्चन था, करके देखो, बहुत ही सरल है ना। तो इस तरीके से सवाल आपके पूछे जाते हैं, बहुत ही सरल सवाल आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमने सरल से लेकर के कठिन तक जो सवाल बन सकते थे इस चैप्टर पर आधारित, सबका जो है अपन सरल तरीके से बनाने के प्रयास किए हैं और समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। बन जाएगा क्या ये सवाल? बन जाएगा तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, बन जाएगा। चलो अगला, ये आपके वर्ग 2 में पूछा गया सवाल था, ठीक है, 2019 शिक्षक भर्ती में जो है वर्ग 2 में पूछे गया सवाल था। तो इस तरीके से सवाल आपके बनते हैं, और भी बहुत सारे सवाल जो है बनते हैं, एक एक करके हम सरल करते जाएंगे जो भी आपके सवाल। इसका ऑप्शन हाँ घर में बना के देख लेना, मैं इसका ऑप्शन बता देता हूँ क्या क्या रहेगा। पहला लिख लो, एक मिनट है, पहला लिख लो 1500, दूसरा 16,000, 1500 ए ऑप्शन, 16,000, 18,000 और 3600। 16,000, 18,000 और 3600, ठीक है। तो ये सारे आपके पूछे गए थे 2019 वर्ग 2 में, जो है ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं 2023 के शिक्षक भर्ती में आपके किस तरीके से सवाल इस चैप्टर पर आधारित पूछा गया था। हाँ, बहुत ही सरल पूछा जाता है, कोई कठिन सवाल नहीं आता। चलो 2023 में तो ऐसा कोई सवाल मुझे नज़र नहीं आ रहा है जो कि पूछा गया था, ठीक है। अनुपातिक संबंधी आता जरूर है, लेकिन कई बार जो है केवल उसी चैप्टर पर आधारित नहीं पूछा जाता, बाकी हर बार जो है क्वेश्चन एक आता ही आता है, मान के चलो। परिमाप पर आधारित जो है दिया गया है, ये आपका उसमें आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला, बहुत ही सरल पूछे जाते हैं सवाल, कोई कठिन सवाल आपका नहीं बनता है। चलो और देख रहे हैं क्या क्या सवाल आया था आपके। चलो लिखो, एक और सवाल लिखो, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4 है, तब ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4 ये अनुपात में है, तब ए बटे बी, तब क्या निकालना है? ए बटे बी, अल्प विराम लगा लो, बी बटे सी, फिर अल्प विराम सी बटे ए का मान क्या होगा? अनुपात में है, यहाँ पे अल्प विराम लगा हुआ है, क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है।
अनुपात में कर लो, अनुपात में क्या होगा इसका मान। ठीक है, बना लोगे क्या इसको, बना लोगे क्या, बना लोगे कि बताऊं? बन जाएगा ना, एकदम सरल है। इसको आप लोग को पेन कॉपी में भी सरल करने की आवश्यकता नहीं है। देखो a अनुपात b अनुपात c दिया है, 2 अनुपात 3 अनुपात 4, यानी डायरेक्ट हमको दिया है अनुपात। अगर a अनुपात b अनुपात c अनुपात a देता तब हम abc निकालते, लेकिन पहले से ही abc दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, a की जगह 2 रखेंगे, b की जगह 3 रखेंगे, तो पहला हो जाएगा 2/3। ठीक है, उसके बाद अनुपात b अनुपात c, फिर से हम क्या रखेंगे 3/4, उसके बाद c अनुपात a क्या रखेंगे 4/2। और इसको जो है अनुपात, अब बटे का जो है अनुपात दिया हुआ है, तो बटे के अनुपात को कैसे सरल करते हैं मैंने आपको बताया था। ठीक है, बताया था कैसे सरल करते हैं, कैसे सरल करते हैं बताया था। बना लोगे ना, हाँ चलो बना लेना इसको। इसका ऑप्शन लिख लो, पहला 4:9:16, 4:9:16। दूसरा ऑप्शन है 8:9:12, 8:9:12। तीसरा है 8:9:16। चौथा है 8:9:24। ठीक है, तो ये सवाल आपके पूछे गए थे। ठीक, सबसे पहले तो वही ABCD का आप लोग को ऑलरेडी जो है दिया हुआ है ना, तो A अनुपात B, फिर उसका और अनुपात B अनुपात C, फिर उसका और अनुपात C अनुपात A, ऐसे जो है आपका आएगा, है ना। तो उसको आपको अनुपात को फिर एक एक शब्द में जो है, एक एक अक्षर में जो है, एक एक अक्षरों के अनुपात में जो है बदलना है। ठीक है, सरल है, कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है, बाकी आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, बना लोगे, कोई समस्या तो नहीं आएगा। चलो अगला लिखो, यदि a अनुपात b बराबर 2:3, बहुत ही सरल पूछे, अनुपात और समानुपात से एक क्वेश्चन आप लोग का बनना ही बनना है, और हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही सरल। मैंने तो आपको कठिन कठिन करवाया है, लेकिन इससे सरल सरल पूछा जाता है। चलो a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 5:7 है, तो b अनुपात c बराबर 5:7 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। देखो ये सवाल आया था, वर्ग 2 में आया था, ये वर्ग 2 में आया था, ये मतलब CGTET पेपर 2 में आया था ये सवाल, क्योंकि पेपर 1 में भी अनुपात समानुपात पूछा जाता है, पेपर 2 में भी अनुपात समानुपात पूछा जाता है ना। यानी वर्ग 3 में भी पढ़ना है, वर्ग 2 में भी पढ़ना है, दोनों के लिए है ये। ठीक है, ये भी बना लोगे, कोई समस्या तो नहीं आएगा इसमें मेरे ख्याल से, है ना, नहीं आया कोई समस्या। चलो बहुत बढ़िया, और देख लेते हैं किस तरीके से आपके सवाल जो है पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, बहुत ही सरल सरल पूछा जाता है, कोई कठिन सवाल आपका नहीं आता। अचानक से किस्मत अगर साथ ना रहा तो कठिन सवाल आ सकता है, बाकी तो बहुत ही ज़्यादा सरल सवाल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो और देख लेते हैं क्या आपके सवाल पूछे गए थे। चलो लिखो, यदि 18 अनुपात 13.5 समानुपात 16:x, यदि 18 अनुपात 13.5 समानुपात 16:x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये बाबा, ऐसा सवाल आएगा तो कौन नहीं जानेगा। चलो इसको भी बना लेना। ठीक है, ऑप्शन बता दूं क्या, 15.18, 15.18, दूसरा ऑप्शन 12, तीसरा ऑप्शन 21.33 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 15.18, 12, 21.33 और इनमें से कोई नहीं, ये चार जो है ऑप्शन आपके समक्ष दिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया, बन जाएगा ये भी, बताना पड़ेगा। चलो बना लेना, बहुत ही सरल था। बहुत ही सरल सरल पूछा था एकदम, कोई कठिन सवाल आता नहीं है। अनुपात और समानुपात सबसे सरल है। ठीक है, सबसे सरल।
पढ़ने के बाद जब प्रैक्टिस करोगे तो और ज़्यादा सरल लगेगा। चलो एक सवाल। एक व्यक्ति अपने संपत्ति को अपने 3 उत्तराधिकारियों के बीच, एक व्यक्ति अपने संपत्ति को, ये थोड़ा लंबा सवाल है ना। एक व्यक्ति अपने संपत्ति को अपने 3 उत्तराधिकारियों के बीच, एक व्यक्ति अपने संपत्ति को अपने 3 उत्तराधिकारियों के बीच, 3 उत्तराधिकारियों के बीच 3:5:6 के अनुपात में बांट देता है। अपने 3 उत्तराधिकारियों के बीच 3:5:6 के अनुपात में बांट देता है। तथा शेष संपत्ति स्वयं एवं पत्नी के नाम पर, तथा शेष संपत्ति स्वयं एवं पत्नी के नाम पर, तथा शेष संपत्ति स्वयं एवं पत्नी के नाम पर 1:8 के अनुपात में बांट देता है। स्वयं एवं पत्नी के नाम पर 1:8 के अनुपात में बांट देता है। यदि उसके स्वयं के पास 1,00,000 रुपए बच जाते हैं, यदि उसके स्वयं के पास 1,00,000 रुपए बच जाते हैं, यदि उसके स्वयं के पास 1,00,000 रुपए बच जाते हैं, तो वितरण के पूर्व उसके पास कितनी संपत्ति थी? तो वितरण के पूर्व उसके पास कितनी संपत्ति थी? अब बताओ, क्या ये सवाल बन जाएगा कि बताना पड़ेगा? बहुत ही सरल सवाल है। चलो एक बता देते हैं इसको, ठीक है। देखो, सबसे पहला तो हमको दिया गया है कि व्यक्ति के द्वारा अपनी संपत्ति का जो अनुपात है वो कितना है। कितना अनुपात दिया है हमारा? 3:5:6। किसको वितरित करता है? अपने तीनों उत्तराधिकारियों को, ठीक है। और कहा गया है दूसरा कंडीशन में कि 1:8 को स्वयं और अपनी पत्नी के नाम से जो है वितरित करता है, ठीक है। 1:8 मतलब 3:5:6 को अपने बेटों को बांट देता है, जो भी बेटे बेटियां हैं उसको बांट देता है, और बचा हुआ जो 1:8 है उसमें से 1 स्वयं रखता है और 8 को जो है अपनी पत्नी को दे देता है। और फिर हमको कंडीशन में कहा गया है कि स्वयं के पास कितना रुपया बचता है? 1,00,000। यानी इस एक की वैल्यू, यानी इस एक रेशियो की वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है? 1,00,000 रुपए दिया हुआ है। तो इस 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8,00,000 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 8,00,000 रुपए हो जाएगी, ठीक। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब देखो, यानी अगर मैं कहूं तो इनकी पत्नी और स्वयं के पास कुल कितने रुपए होंगे? 8 और 1 9,00,000, ठीक है। अपने और स्वयं पत्नी के पास कितने रुपए होंगे? टोटल 9,00,000 रुपए, ठीक है। अब फिर क्या कहा गया है कि उस व्यक्ति के द्वारा संपत्ति का जो टोटल संपत्ति का 3:5:6 और साथ में 1:8 जो है दान कर देता है। अब हमको मालूम तो है नहीं, है ना भाई। अब ये 9,00,000 तो हमको मालूम है कि स्वयं और पत्नी को देता है, 9,00,000 स्वयं और पत्नी को देता है, ये मालूम है हमको। लेकिन हमको कंडीशन में ये नहीं दिया गया है कि 3, 5 और 6 का जो है कुल मान कुछ होगा। मतलब यहाँ पे डाटा क्या है? अपर्याप्त है, पूरी तरीके से नहीं हमको मालूम चल पा रहा है। यहाँ से भी देख करके हमको नहीं मालूम चल पा रहा है कि इसका डाटा एक्चुअल में क्या आएगा, है ना।
तो इसका ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन दिया गया था, 30 लाख, 14 लाख, 38 लाख और इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि यहाँ पे डाटा अपर्याप्त है, हमको केवल यही मालूम है कि उनके और स्वयं को कितने रुपए मिले, तो टोटल 9 लाख जो है मिले। तो यहाँ से डाटा इनका क्या है, अपर्याप्त है। अगर हमको यहाँ पे कुल संपत्ति या इनमें से किसी एक की संपत्ति भी अगर दिया जाता तो हम कुल संपत्ति जो है निकाल सकते थे। अगर यहाँ पे कह दिया जाता कि उनके एक पुत्र को जो है 10 लाख मिला या 15 लाख मिला, तो उस बेसिस पे हम क्या करते, टोटल संपत्ति निकाल सकते थे। लेकिन हमको ऐसा कोई डाटा नहीं दिया है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आंकड़े जो है अपर्याप्त है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलो, समझ में आ गया। तो इस तरीके से सवाल भी आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी किसी भी तरीके से नहीं निकल रहा है तो वहां पे आंकड़े जो है अपर्याप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। डाटा अपर्याप्त है। ठीक है, चलो और देख लेते हैं कौन कौन से सवाल आपके पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा सरल सवाल आता है, कोई कठिन सवाल नहीं पूछा जाता, तो सब के सब बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसा पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था उसमें केवल और केवल न्यूमेरिकल जो है सवाल आए हुए थे, जिस वजह से थोड़ा सा दिक्कत गया था लोगों को। लेकिन न्यूमेरिकल सवाल भी बहुत सरल होते हैं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए रहते हैं तो। ठीक है, चलो चलो और देख लेते हैं क्या क्या सवाल आपके जो है पूछे जाते हैं आपके प्रीवियस परीक्षाओं में। सीजी टेट में किस तरीके से सवाल आपके पूछे गए थे उसको भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो मैं दोनों को लेते हुए जा रहा हूँ, है ना। वर्ग 2 में किस तरीके से आपका पूछा गया था, वर्ग 3 में कैसे सवाल आए हुए थे, दोनों को लेकर के हम चलते जा रहे हैं, ताकि दोनों अगर आप तैयारी कर रहे हो तो दोनों के लिए आप सफिशिएंट रहें। ठीक है, हाँ चलो एक और लिखो। एक विद्यालय की 3 कक्षाओं के छात्रों की संख्याओं का अनुपात, एक विद्यालय की 3 कक्षाओं के छात्रों की संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है। 4:5:6 है। छात्रों की संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है, 4:5:6। यदि इन कक्षाओं में छात्रों की संख्या में क्रमशः 25%, 20% तथा 25%, 25, 20, 25 की वृद्धि हो जाती है। यदि इन कक्षाओं में छात्रों की संख्या में क्रमशः 25, 20, 25% की वृद्धि हो जाती है, तब छात्रों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा। वृद्धि हो जाती, मतलब देखो इसमें अनुपात, समानुपात और प्रतिशतता दोनों को मिक्स कर दिया है। तो ऐसे सवाल भी आपके विविध प्रश्न के अंतर्गत पूछे जाते हैं। ठीक है, हो गया। 25%, 20% तथा 25% की वृद्धि हो जाती है, तब छात्रों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा। अब देखो किस तरीके से बनाते हैं ऐसे सवालों को। ये भी सरल है, कोई कठिन सवाल आपका नहीं है। ठीक है, क्या कहा गया है कि 4, 5 और 6 छात्रों की संख्याओं का अनुपात है ना। छात्रों का जो अनुपात है, उनकी संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना हमको दिया हुआ है, 4, 5 और 6, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, टोटल
अब हमको यहाँ पे नहीं बताया गया है कि कितना है ना, परसेंट में हमको दिया गया है कि इनमें कितना परसेंट होता है 25%, इसमें कितना परसेंट की वृद्धि कहा है 25% की, इसमें कितना कहा है 20% की, और फिर से इसमें कितना कहा है 25% की वृद्धि जो है होती है। ठीक है, इतना ही बस कहा है। और अंत में फिर से पूछा है कि अनुपात क्या होगा। अब मैंने जब प्रतिशतता आपको पढ़ाई थी उस समय जो है बताया था कि कोई भी वैल्यू को हम क्या मानते हैं 100% मानते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको 100% मानूं तो एक रेशियो का तो हमारा 100% होगा। तो यहाँ पे 4 रेशियो है, मतलब कितना, एक रेशियो का मैं 100 मार रहा हूँ, 100% नहीं बोलेंगे उसको, 100 बोलेंगे। तो अगर मैं एक रेशियो का 100 मार रहा हूँ तो 4 रेशियो का कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 400। और कहा गया है कि 400 का कितना परसेंट 25% अधिक। तो 25% अधिक को हम क्या लेते हैं 125, प्रतिशतता में पढ़े थे ना अपन, इतना परसेंट अधिक, तो उसको हम 100 से अधिक कितना है वो लेते हैं। अधिक या कम बोले तो 100 से कम 100 से अधिक ये करना रहता है। तो 100 से अधिक कहा गया है तो 125% बटे, परसेंट का बटे क्या होता है 100 होता है ना। ये एक का वैल्यू हो गया। दूसरे का सेम निकालेंगे तो इसका हो जाएगा हमारा 500, 100 के टर्म में मानेंगे। मैंने इसको 100 माना और 5 अनुपात में एक रेशियो का 100, तो 5 रेशियो का 500 हो जाएगा, गुणित कितना परसेंट 20% अधिक, यानी 120/100 हो जाएगा। सेम इसका भी हमारा हो जाएगा 600 गुणित 25% अधिक, यानी 125 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्रतिशत यानी बटे 100। ठीक है, अब 0 0 0 0 0 0 कैंसल हो गया। ठीक है, चाहे तो अपन क्या कर सकते हैं इसको अनुपातिक रूप में या गुणा भी कर सकते हो, जैसा करो आप लोग, गुणा कर दो। चलो 4 5 20 की शून्य, हासिल 2 आ गया, 4 दूनी 8 2 10 की शून्य, हासिल आ गया 4 एकम 4 और 1 5, यानी 500 आ गया। ठीक है, अब इसका कर दो 12 पंचे 60, 600 आ गया। इसका कर दो 6 पंचे 30, ठीक है, और 6 दूनी 12, 12 और 3 15, फिर एक आ गया 6 कम 6 और 1 7, 750 आ गया। अब देखो इतना हमारा जो है मान आ गया, कितना, एक का आ गया हमारा 500, एक का आ गया हमारा 600 और एक का आ गया हमारा कितना 750। ठीक है, अब क्या करना है, आखिरी में हम क्या पूछा है, छात्रों की संख्याओं का नया जो अनुपात है वो कितना होगा। मतलब इनके बीच में हमको क्या कर देना है, अब अनुपात निकाल देना है। 500 अनुपात 600 अनुपात 750, 0 0 0 तीनों से कट गया, और कटेगा क्या, ये 5 से कट जाएगा क्या, 5 दहम 50, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 10 अनुपात 12 अनुपात 15, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरल था, तो कुछ नहीं था, बस समझना बस था कि कैसे जो है अपन उसको बनाते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा एक और जो है अलग टाइप का प्रश्न। तो इस तरीके से भी सवाल आपके पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में, इसको आपको ध्यान रखना है और बनाते जाना है। ठीक, चलो देखो एकदम सरल सा सवाल पूछा गया है, कोई कठिन सवाल यहाँ पे नहीं बनता है। और जितने भी प्रकार से हमने सवाल आपसे कराए हैं वो सारे के सारे सवाल जो है अब बन जाएगा, उतना भी अगर आप कर लेते हो तो जो है सारा आपका जो है बन जाएगा। ठीक है, चलो चलो एक और सवाल लिख लो, ये थोड़ा अलग टाइप का है। अगर ऐसे भी सवाल आपके पूछेंगे है ना तो आपका बन जाना चाहिए। वैसे तो ये सवाल अपन लाभ हानि में भी कर सकते हैं, चलो लाभ हानि में करेंगे ये सवाल को, अभी मैं रहने देता हूँ क्योंकि लाभ हानि का ये प्रश्न है। लाभ हानि इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें जो है ये सवाल अपन कर लेंगे। देखो 3 चीज़ आपस में जुड़ा रहता है, प्रतिशतता, आपका अनुपात समानुपात, लाभ हानि, और एक और चीज़ साधारण ब्याज। इन सब में जो है सारे के सारे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, सब एक दूसरे से जुड़ करके जो है बना रहता है ना, तो आपको जो है जानना ज़रूरी है। ठीक है, चलो और करेंगे सवाल कि बस यही तक करें।
और भी बहुत सारे सवाल हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए थे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका सारा चीज़ कराया गया है, तो उसको आप देख सकते हो। चलो यही तक करते हैं। अब कल से जो है अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपका कौन सा, लाभ और हानि, ठीक है। तो ये हमारा कल का क्लास रहेगा, तो बिल्कुल आप लोग थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ करके आइए, और जो भी इसके बचे हुए सवाल हैं उसको आप प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए। अगर कोई नहीं बनता है तो उसको जो है अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।